हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, म्यूकर, एस्पिजिलस और इरगॉट जैसे कवक के सामान्य दूषक हैं। सूअर और गाय का मांस, फीता क्रिम और वलय क्रिम, जीवाणु और विषाणु, डबल रोटी और अनाज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूकर, एस्परजिलस और इरगॉट जैसे कवक जो हैं। म्यूकर, एस्परजिलस और इरगॉट जैसे कवक किसके सामान्य दूषक हैं? तो वो डबल रोटी और अनाज के सामान्य दूषक हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च, शक्कर, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो इसमें करेक्ट क्या होगा? प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड कौन सा है? जैसे मोनो, पॉली, हाँ, तो मोनो, डाई, पॉली 3 प्रकार के होते हैं ना सेकेराइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे। तो वो पूछ रहा है कि पॉलीसेकेराइड्स पूछ रहा है कि वो उसका भंडारण क्या है। तो वो क्या है? पॉलीसेकेराइड स्टार्च। ठीक है, वो क्या है? प्रमुख भंडारण स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च साधारण रूप में टूटता है। स्टार्च किस में साधारण रूप में? मुख में, छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में। तो यह जो है मुख स्टार्च जो है वो साधारण रूप में कहाँ? छोटी आंत में टूटता है, जबकि ग्लूकोज क्या? मुंह में ही उसका वो टूटना प्रारंभ हो जाता है। अगला है प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट चयापचय की कार्यप्रणाली को सही क्रम में लिखिए। ग्लूकोज फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज 1,6 बाईफॉस्फेट या पायरुवेट। तो यहाँ पर इसका आपको क्रम लगाना है। यहाँ पर कूट दिया हुआ है, उसी के हिसाब से हम क्रम लगाएंगे। तो पहला जो सबसे पहले है इसमें जो ग्लाइकोजन, ठीक है, तो ये किस में है? हमारा पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा? ग्लाइकोजन आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आएगा ग्लूकोज 1। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा दूसरा हमारा, ये तीसरे नंबर पर ग्लूकोज 6। और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आएगा हमारा ये आपका ग्लूकोज 1,6 और 5वें नंबर में पायरुवेट। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कूट को मिलाएंगे तो सबसे पहले तीसरा, फिर उसके बाद, हाँ, पहले तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। तो तीसरा, पहला और दूसरा और चौथा और पांचवा। तो आप देख सकते हैं कूट में ये ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या है? ग्लाइकोजन। फिर उसके बाद ग्लाइकोजन के बाद फिर आपका आता है ग्लूकोज 1, फिर ग्लूकोज 6, फिर उसके बाद आएगा ग्लूकोज 1,6 और सबसे लास्ट में पायरुवेट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है। किसकी? स्टार्च की पाचन क्षमता की बात पूछ रहा है। इमाइलेसेस, फॉस्फेटेस और फॉस्फोलिरेलेज और काइनेसेज। तो जो ये है स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम क्या हो जाता है? स्टार्च का पाचन कौन? इमाइलेज। ठीक है, इमाइलेज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस की क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए। यूडीपी ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज और ग्लूकोज फॉस्फेट। तो इसमें भी आपका कूट दिया हुआ है, आप कूट के हिसाब से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर जो ये इसका सही क्रम जो हो जाएगा वो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्लूकोज हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में जो पहला है वो क्या है? आपका फर्स्ट नंबर पर यूडीपी ग्लूकोज। ठीक, तो ये यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा? हमारे आपके ये चौथे नंबर पर, ये ऑप्शन आपका चौथे नंबर पर आएगा। तो ग्लूकोज जो आपका सबसे पहले इसमें क्या है? ग्लूकोज। फिर उसके बाद दूसरा है आपका ग्लूकोज फॉस्फेट और तीसरे नंबर पर है आपका ग्लूकोज फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और ये ग्लूकोज फॉस्फेट है, तो ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और पहले नंबर पर आपका आ जाएगा, चौथे नंबर पर आएगा यूडीपी ग्लूकोज। तो इस तरह से कूट से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। ये जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया है उसको क्रमबद्ध करना, सीरियल में लगाने के लिए कई बार आता है, तो इसको क्या करना पड़ता है? हर स्टेप को हमको रटना ही पड़ता है। स्टार्च है, स्टार्च क्या है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड
पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या मोम। तो स्टार्च क्या है? तो अभी हम लोगों ने इससे पहले भी एक प्रश्न पढ़ा था। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। गैर आवश्यक, आवश्यक, आंशिक या साधारण। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। जिसका संश्लेषण हमारा शरीर नहीं कर सकता, मतलब हमारा शरीर नहीं बनाता है, तो उसको हमें बाहर से लेना जरूरी हो जाता है, इसीलिए वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक बहुलक हैं विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन। तो प्राकृतिक बहुलक इसमें कौन सा है? तो इसमें प्राकृतिक बहुलक है प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है, पॉलीमर है। निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। जो सल्फर युक्त, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं बच्चों के लिए। आवश्यक सल्फर युक्त अमीनो एसिड, तो ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर है लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन और वैलिन। तो सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा है? मिथियोनिन है, ये करेक्ट आंसर है। अगला है, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। सीरम फेरेटिन स्तर में गिरावट, अस्थि मज्जा में स्टेनेबल आयरन का घटना, हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट, शरीर में आरक्षित लौह भंडारण का निःशेषण। तो ये कह रहा है प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में, मतलब ज़्यादा से आप कम की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये यहाँ पर जो सबसे पहला है, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? हीमोग्लोबिन के स्तर में गिरावट। ये तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा शरीर में आरक्षण लौह भंडारण का निष्णाण, मतलब कि आयरन जो है, जो हमारे शरीर में रिजर्व रहता है, वो क्या हो जाता है? उसका निशेषण, मतलब वो हट जाता है, हटने लगता है। तो ये हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अस्थि मज्जा में स्टेनेबल आयरन का घटना, मतलब बोन मैरो में क्या होता है? आयरन घट जाता है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। और सीरम फेरेटिन स्तर में गिरावट, तो ये क्या है? चौथे नंबर पर आएगा। तो ये सबसे कम है। ठीक है, तो घटती हुई मात्रा में आपको करना है, तो आप कूट में इसको देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 तीसरा, फिर चौथा, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। तो तीसरे में पहला, ये देखिए मैंने किया है यहाँ पे पहला, फिर उसके बाद चौथा दूसरे नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद दूसरा, अस्थि मज्जा में आयरन का घटना और सीरम फेरेटिन स्तर में गिरावट, ये चौथे नंबर पर। तो इस तरह से ये कूट आप मिलाएंगे तो चौथा ऑप्शन सही होगा। ये सब रटने वाले प्रश्न हैं, बिल्कुल एकदम रट लें, एक भी स्टेप इसमें स्किप नहीं होना चाहिए। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन। तो प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। कौन क्या होता है? यूरिया होता है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटेन, ल्यूसिन, लैक्टोएल्ब्यूमिन और ग्लाइसिन। तो सोयाबीन में कौन सा मतलब कि जो प्रोटीन, जो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन का निर्माण होता है, तो ये पूछ रहा है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। ठीक, तो सोयाबीन में ग्लाइसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? ग्लाइसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। वसा का पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। वसा का पाचन कौन करता है? अमियालॉटिक एंजाइम, प्रोटियोलॉटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम या एमाइलेज। तो अगर आपने पढ़ा है तो देखेंगे कि क्या वसा का पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? लिपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्त आवश्यक होता है प्रोटीन के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, वसा के पाचन में, उपरोक्त में से सभी के पाचन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पित्त किसके पाचन में आवश्यक होता है? वसा के पाचन में आवश्यक होता है, क्योंकि जब पित्त की थैली निकल जाती है तो फिर डाइजेशन में, वसा के डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? रेनिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है। तो वसा के पाचन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो कौन सा है? लाइपेज है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो हील करता है, हमारे जो घाव होते हैं उनको हीलिंग में अच्छा होता है? तो ये हम सभी जानते हैं कौन सा? विटामिन सी। अगर पूछता ब्लड क्लॉटिंग के लिए तब आंसर विटामिन
के। ठीक, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी और रतौंधी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा रक्तस्राव विरोधी विटामिन है जो ब्लड को क्लॉट करेगा, जो अभी मैंने आपसे बताया था? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन ई, विटामिन के। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, विटामिन के। ये क्या? ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी का नतीजा क्या है? क्वाशियारकर, ऑस्ट्रोमलेशिया और पेजेड की बीमारी, केराटोमलेशिया। तो विटामिन की ए की कमी का नतीजा क्या देखने को मिलता है? केराटोमलेशिया। ये आंख में होने वाला रोग है। और क्वाशियारकर और मरासमस क्या? PEM है, प्रोटीन एलर्जी मालन्यूट्रिशन। क्वाशियारकर और मरासमस दोनों। तो ये तो प्रोटीन, ये पोषक तत्वों की कमी से हो जाएगा। ऑस्ट्रोमलेशिया और ये क्या? विटामिन डी की कमी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो है केराटोमलेशिया या आंख में होने वाली बीमारी और विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है। निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है? विटामिन B1 पूछ रहा है। रिकेट्स का, पेलाग्रा का, बेरी का, हानिकारक अनीमिया का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 किसका? बेरी का निरोधक होता है। इसको बेरी निरोधक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, लोहे के, आयरन के अवशोषण में जो विटामिन सहायता करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन B6 और विटामिन E। तो जो लोहे के अवशोषण में सहायता कर, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, लोहे के अवशोषण में क्या सहायता करता है, कौन सा बाधक होता है? तो जो विटामिन C है वो क्या? लोहे के अवशोषण में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता? विटामिन D3, विटामिन D2, विटामिन डी, विटामिन D4। कौन सा प्रकृति में नहीं पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता, हमें आर्टिफिशियल रूप से उसको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विटामिन D4। ठीक है, कौन सा प्रकृति में नहीं पाया जाता? विटामिन D4 प्रकृति में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? फल, अंडे, दूध और गुड़। तो अगर इसमें से अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा सोर्स है? तो जो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। टोकोफेरॉल क्या है? विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए और या विटामिन सी। तो जो टोकोफेरॉल है वो क्या है? वो है आपका विटामिन ई। ठीक, क्या है? विटामिन ई। अगर हम पूछें कि विटामिन ई का रासायनिक नाम, तब भी ये टोकोफेरॉल होगा। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम सीधे सीधे यहाँ पे पूछ लिया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल तो ई का, थायमिन, विटामिन बी, स्कॉर्बिक एसिड सी का हो गया, रेटिनॉल किसका हो गया? विटामिन ए का नाम हो गया। ठीक, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रक्ताल्पता किससे? लौह तत्व के निम्न अंतर्ग्रहण से। ठीक है, अनीमिया कह रहा है, मेरास्मस निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण, क्वाशियारकर निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण, स्कर्वी निम्न विटामिन B2, B12 अंतर्ग्रहण। तो स्कर्वी और बेरी अभी बताया, स्कर्वी किससे? विटामिन सी की डिफिशियंसी से होने वाला रोग है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला, गेहूं के अंकुर के तेल का उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो यहाँ पर जो विटामिन ई है वो गेहूं के अंकुर के तेल का विटामिन ई का उत्तम स्रोत है। अगर विटामिन ई का अच्छा सोर्स पूछा जाए तो गेहूं के अंकुर का तेल होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए, कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट होती है? मतलब कौन सी ऐसी फूड जो आपकी कुकिंग प्रक्रिया है जिससे कि विटामिन ए की मात्रा नष्ट हो जाती है? दाब द्वारा पकाना और ब्लीचिंग, तलने की विधि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तलने की विधि के द्वारा विटामिन ए, कैरोटीन क्या होती है? अधिक मात्रा में नष्ट हो जाती है। बिटॉट्स स्पॉट कमी है, बिटॉट्स स्पॉट किससे हो जाता है? आयोडीन की डिफिशियंसी से, विटामिन B6 की डिफिशियंसी से, विटामिन ए की या कैल्शियम की डिफिशियंसी से। तो विटामिन ए की कमी से क्या? बिटॉट्स स्पॉट हो जाता है। ये आंखों पे ट्रायंगुलर शेप का ऐसा निशान सा हो जाता है।
अगला प्रश्न है, लोहे का कार्य है खून बनाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। तो आयरन का काम क्या है? आयरन का काम क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन मतलब शरीर में पूरा आपके ऑक्सीजन का आवागमन, मतलब जगह जगह पे ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। और जो हीमोग्लोबिन में हीम है वो आयरन है, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा सोर्स है? चावल, बंगाल चना, दूध या मुर्गा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कैल्शियम का एक बढ़िया सोर्स, रिच सोर्स क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये डॉट डॉट फिर उसके बाद तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। कौन सा ऐसा रोग है जिसमें कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है? तो स्कर्वी में, ज्वर में, बेरीबेरी, स्कर्वी में सी का दिया है, बेरीबेरी में बी का दिया जाएगा। और ये ज्वर की बात अगर हम करें तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑस्ट्रोमलेशिया जो है और रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रोमलेशिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से खनिज लवण स्रोत हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, संतरा, सोयाबीन। मतलब मिनरल्स आपको किसमें बढ़िया मिलते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियों में। अगर विटामिन की भी बात करें तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो खनिज लवण का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या क्या है? तो खनिज लवण की आवश्यक संख्या क्या हो जाएगी? 18, 20, 22, 24। तो आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी है? 24 है। शरीर में ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और वसा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खनिज लवण। क्योंकि खनिज लवण और विटामिन ये क्या करते हैं? शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। और ऊर्जा देने वाला भोजन तत्व मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा है। लेकिन प्रोटीन क्या है? शरीर निर्माणक है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन भी ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खनिज लवण, ऊर्जा न देने वाला। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? 17%, 35%, 62% या 75%? तो करेक्ट आंसर इज 62%। कभी भी 75 पे नहीं लगाएंगे आपको ये 62 भी मिल सकता है, 65 भी मिल सकता है, 60 से 65 भी मिल सकता है। तो आप इसी के अंदर रहेंगे, 75% पे नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन तथा सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। कुछ भी नहीं, जल एक यौगिक है और किससे मिलकर बनता है? H2O इसका रासायनिक सूत्र है। तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र ये ऊपर मैंने लिख दिया, H2O। तो OH, HO2, H2O और H2O2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 H2O। अगला प्रश्न है, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम परमैंगनेट कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए मिलाया जाता है। इसी के साथ आज का आपका प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। मैंने आप लोगों ने कहा था तो मैंने प्रश्न को 30 से 40 बढ़ा दिया है। इसी तरह से मैं देखूंगी कि अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से मुझे पता चलता है। जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया और बताया कि मैडम 100 क्वेश्चन का बना दीजिए, तो मैंने आज 40 उसमें इंक्लूड किया है। देखती हूँ अगर आगे बढ़ पाता है तो मैं उसको भी आगे करने की कोशिश करूँगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, कीप लर्निंग, बाय।